होने लगी है। सो इन तीन प्रॉब्लम्स, ये जो तीन प्रॉब्लम्स अभी हमने डिस्कस किए, दैट इज द शिफ्टिंग ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, द इंक्रीज इन ट्रेड इम्बैलेंसेस, द ग्रोइंग कंसर्न रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट। इनको ध्यान में रखते हुए अब हम लोगों का एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमिन होना चाहिए, व्हाट शुड बी द डिग्री ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबिलिटी, फिक्स होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मैनेज्ड होना चाहिए, क्या कैसा होना चाहिए। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। इसमें हम लोग अभी ये फर्स्ट स्लाइड के बाद देयर आर सर्टेन आर्ग्यूमेंट्स विच आर इन फेवर ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स, एंड देन वी विल डिस्कस सर्टेन आर्ग्यूमेंट्स विच आर अगेंस्ट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स। So let us start with this topic. If there is any doubt till here, please ask. Otherwise, I'm starting with this topic. अगर यहाँ तक कोई doubt है तो पूछ लो. चलो. During the last century, the pendulum has swung back and forth between the fixed and flexible exchange rate, as we have seen. Rather than end this chapter by speculating on the next experiment in international financial arrangements, let us list the pros and cons. इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ये important topic है, pros and cons in favor of and against का. I hope I'm still connected. एक कॉल आ रहा था और मैंने अपने फोन से कनेक्ट किया हुआ है. Am I audible? Yes, ma'am. Yes. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Yeah, so the arguments we list seem likely to circulate continuously as debate continues over what is the ideal system. क्योंकि problems तो हमारे सारे systems के अंदर आई हैं. So it should become clear from the arguments we present that either system has its weakness. चाहे हम fixed लें या flexible लें, दोनों के pros and cons हैं. हमें सिर्फ ये देखना है कि जो हम अभी problems को encounter कर रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स के हिसाब से हमारा बेटर सिस्टम कौन सा रहेगा, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रहेगा या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रहेगा. सो इट शुड बिकम क्लियर फ्रॉम द आर्ग्यूमेंट्स वी प्रेजेंट दैट आइदर सिस्टम हैज इट्स वीकनेसेस, देन द रीडर कैन रीच his or her own judgment on whether we will move towards more or less exchange rate flexibility from our current system. So first let us consider the arguments favoring the flexible exchange rates. First is फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के हम पॉजिटिव आप जो फेवर करते हैं कि हमें क्यों अडॉप्ट करना चाहिए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. सो फर्स्ट इज बेटर एडजस्टमेंट. बेटर एडजस्टमेंट क्यों? क्योंकि हम लोगों का जिस हिसाब से मार्केट पे चीज़ें चल रही होंगी उसी हिसाब से हम लोगों के एक्सचेंज रेट डिटरमिन हो जाएंगे, एंड जो भी प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर, जो हम वैसे भी नॉर्मली बोलते हैं, ऑल द प्रोड्यूसर्स हु वांट टू सप्लाई एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, दे विल बी एबल टू सप्लाई, एंड अदरवाइज ऑल्सो एज इन द कंज्यूमर्स विल ऑल्सो गेट व्हाट दे वांट. सो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट लीड्स टू बेटर एडजस्टमेंट एज compared to fixed exchange rate. Fixed में तो हम कुछ भी नहीं छेड़ सकते हैं. So one of the most important arguments of flexible exchange rate is that they provide a less painful adjustment mechanism to trade imbalances than do fixed exchange rate. और trade imbalances को fix करना क्यों जरूरी है? जैसे कि अभी हमने चार्ट में देखा कि trade imbalances तो हमारे अगर हो ही रहे हैं ओवरऑल, चाहे हम लोगों का बैलेंस में हो चीजें, बट हम लोगों के बायलैटरल ट्रेड imbalances तो अगर होते ही हैं, जिस केस में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ज्यादा हेल्पफुल होता है to adjust those trade imbalances. For example, the flexible exchange rates will simply cause a decline in the foreign exchange value of the currency, जिसकी वजह से हम लोगों का डेप्रिसिएशन हो जाता है, एंड इन टर्न एक्सपोर्ट्स होने के चांसेस होते हैं. सो एंड सेकंड, रादर देन रिक्वायर अ रिसेशन टू रिड्यूस इनकम और प्राइसेस एज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वुड्स. सो फ्लेक्सिबल में क्या होगा, हम लोगों का डेप्रिशिएट हो जाएगी करेंसी. अगर ट्रेड इम्बैलेंस है, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे मतलब डिमांड हमारी करेंसी की इंक्रीज होगी और हमारी करेंसी अप्रिशिएट होने के चांसेस होंगे. जबकि अगर हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की बात करते तो वहां पे हमको क्या करना पड़ता, ट्रेड डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए या तो लोगों की इनकम कम करनी पड़ती कि वो लोग अपना डिमांड को कम करें जो इंपोर्ट्स कर रहे हैं, या फिर अपने डोमेस्टिक गुड्स को जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके प्राइसेस को कम करना पड़ता ताकि एक्सपोर्ट की डिमांड इंक्रीज हो. बट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होती है, बेटर एडजस्टमेंट होती है. क्या ये दो पॉइंट्स क्लियर हैं? क्या ये दो पॉइंट्स क्लियर हैं रवि के अलावा बाकी लोगों को भी? अमन, क्या आपको क्लियर है? आयुषी, कशिश, अंजलि, सार्थक? Okay. Now, we should note, however, that the decline in the value of a nation's currency still causes a trade deficit by reducing the real income and wages. So, a country's products can become more competitive either by a reduction of local currency prices
or by a reduction in the foreign exchange value of its currency. For political and social reasons, it may be impractical to reduce local currency wages. So instead, it may be necessary to reduce the international value of the country's currencies. Yeah, we can see how a currency devaluation or depreciation reduces the real wages in two ways. It means more expensive imports, क्योंकि depreciation हुआ है, naturally more expensive imports and domestically produced tradable goods, which in turn increases the cost of living. अगर हम लोग imports जो कर रहे हैं वो expensive हो जाएंगे तो cost of living index तो increase करेगा ही करेगा, and thereby it even reduces the buying power of local wages. अब अगर हम लोगों के इंपोर्ट्स के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑफ आवर कंट्री, जिसकी वजह से आप ये समझो इंपोर्ट्स के प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है, तो डोमेस्टिकली भी तो हम यही बोलते हैं कि अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब हमारा परचेसिंग पावर रिड्यूस हो रहा है. तो एक तरीके से जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो ये होएगा कि हमारा डेप्रिसिएशन की वजह से रियल वेजेस रिड्यूस हो जाती है. वन रीजन बिकॉज इंपोर्ट्स बिकम एक्सपेंसिव. सेकेंड, व्हेन द वेजेस और इनकम्स ऑफ द वर्कर्स इन डिफरेंट कंट्रीज are ranked in terms of a common currency, the fall in the value of a currency will mean that wages and incomes in that currency fall as compared to the other currencies. Okay. Now, it should hence be clear that a decline in the value of a currency via flexible exchange rate is an alternative to a relative decline in local currency wages and prices to correct this payment deficit. And the preference for flexible exchange rate on the grounds of better adjustment is simply based on the potential that for avoiding adverse worker reaction by only indirectly reducing their wages and not directly reducing their income. जो हमने यहाँ पे second point बोला था वो ये था, rather than कि हम लोग income को reduce करें directly, हम क्या कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के थ्रू डेप्रिसिएशन करके इनडायरेक्टली वर्कर्स की रियल इनकम रिड्यूस हो रही है. सो उसकी वजह से वर्कर्स रिवोल्ट नहीं करेंगे. क्या ये पॉइंट समझ आया है? ये इनडायरेक्ट रिडक्शन इन द रियल वेजेस ऑफ द वर्कर, क्या ये पॉइंट समझ आया है? सार्थक, आर यू देयर? एंड आयुषी? Okay. Next argument in favor of flexible exchange rate is better confidence. So it is claimed as a corollary to better adjustment that if flexible exchange rates prevent a country from having larger persistent deficit, then they will be more confident कि हम लोग इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में रोल प्ले अच्छे से कर पाएंगे अगर हम लोगों का एडजस्टमेंट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के थ्रू हो रहा है. तो मोर कॉन्फिडेंस मीन्स फ्यूअर अटेम्प्ट्स बाय इंडिविजुअल्स और सेंट्रल बैंक्स टू रीएडजस्ट देयर करेंसी पोर्टफोलियोज, एंड दिस गिव्स राइज टू कामर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स. और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स अगर काम रहेंगी इसका मतलब हमारी करेंसी के ऊपर लोगों का कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा, सर्टेनिटी ज्यादा रहेगी, ट्रेड हम लोग के साथ ज्यादा होएगा क्योंकि हम लोगों का कोई एज सच रिस्क एसोसिएटेड नहीं है. थर्ड इज बेटर लिक्विडिटी. Now, flexible exchange rates do not require central banks to hold foreign exchange reserves, since there is no need to intervene in the foreign exchange market. But this means that the problem of having insufficient liquidity, that is लिक्विडिटी, अब यहाँ पे किस टर्म्स में हम बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हमें मेंटेन करने होते हैं. This does not exist truly flexible exchange with truly flexible exchange rates, and competitive devaluations aimed at securing a larger share of an inadequate total stock of reserves should not take place. अच्छा, इसमें लिखा है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के लिए सेंट्रल बैंक को एक्सचेंज रेट होल्ड करने की, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होल्ड करने की जरूरत नहीं है, पर हम तो करते हैं. ऐसा क्यों? पर हम तो कर रहे हैं, ऐसा क्यों? Why are we holding reserves? Why are we holding reserves if we are following flexible exchange rates? Because we are not operating in a completely flexible exchange rate system. We are operating in a managed flexible exchange rate system or dirty exchange rates, dirty flexible exchange rate system. हमारा fully flexible exchange rate system नहीं है.
इस वजह से हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को होल्ड करके रखते हैं, ताकि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स डू नॉट रिक्वायर सेंट्रल बैंक्स टू होल्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स सिंस देयर इज नो नीड टू इंटरवीन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. बट इफ वी आर फॉलोइंग अ मैनेज्ड flexible exchange rate system, it means that there is a need to intervene in the foreign exchange market and we have to maintain the foreign exchange reserves. I hope these 3 points from the aspect of arguments in favor of flexible exchange rate is clear to you all. Next is there are gains from the freer trades. Obviously, when deficits occur with flexible exchange rates, import tariffs and restrictions on the free flow of goods and capital invariably abound. And if by maintaining external balance, flexible exchange rates avoid the need for these regulations, which distort global production and are costly to enforce, then the gains from trade and international investment can be enjoyed. ओके, नेक्स्ट, अगर हम लोग अपना फ्री ट्रेड फ्री फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम रखते हैं तो हम लोग पैसों प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं. पैसों प्रॉब्लम क्या था, कल हमने डिस्कस किया था ना, जहाँ पे हमने पैक कर दिया था एक ही उसके अगेंस्ट, तो उस केस में प्रॉब्लम हो जाती है अगर वो करेंसी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही होती है तो. सो ड्यूरिंग द 1980s and 1990s, Mexico fought to keep the peso fixed to the USD, despite widespread opinion that it will eventually be forced to devalue. और वही उसने किया बाद में. Now to discourage investors from withdrawing funds from Mexico to avoid losses when the devaluation eventually occurred, the Mexican government had to maintain a high interest rate. नहीं तो बहुत ज़्यादा capital outflow हो जाता, बहुत ज़्यादा export of capital हो जाता, जो मेक्सिको के लिए और problematic होता, जिससे कि उनका और ज़्यादा devaluation हो जाता, depreciation हो जाता, currency decline हो जाती. So the chance of devaluation occurring at any particular moment was small, but since the amount was likely to be large, the expected value of possible losses from devaluation kept the interest rates high. And interest rates had to be kept high as long as a necessary devaluation was deferred. So these high rates were the indirect consequence of the fixed exchange rate system, जो इन्होंने पैसों को USD की टर्म्स में फिक्स कर दिया था. तो एक तरीके से ये बोल रहे हैं कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में हमारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इस वजह से हमको फिक्स्ड ना करके फ्लेक्सिबल को अडॉप्ट करना चाहिए. क्या ये स्लाइड क्लियर है आप लोगों को? अभी तक जितना डिस्कस किया है वो चीज़ क्लियर है? And we are following managed, Ashu. That is what I said. कोई कुछ कंफ्यूजन है या ये मैं मैसेज लेट देख रही हूँ? मैंने वही बोला कि हम लोग फुल्ली फ्लेक्सिबल सिस्टम नहीं कर रहे हैं, इस वजह से हम लोगों को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मेंटेन की जरूरत है. अच्छा, उस टाइम किया था, ठीक है. आई होप ये वाला अभी तक के सारे पॉइंट्स क्लियर हैं. नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड इंडिपेंडेंस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, दैट इज ऑप्टिमम करेंसी एरियाज. देखो, इंक्रीज्ड इंडिपेंडेंस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब अगर हमने अपनी करेंसी को किसी और करेंसी की टर्म्स में पेग नहीं किया है तो हमारा उससे इतना कोई मतलब नहीं बनता है, हम अपनी इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट कर सकते हैं. सो मेंटेनिंग अ फिक्स्ड exchange rate can force a country to follow the same economic policy जो उसके trading partners कर रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से हम bound हो जाते हैं. For example, as we have seen, if the US allows a rapid growth in the money supply, this will tend to push up US prices and it will reduce the interest rates in the short run. So the former causing a deficit or deterioration in the current account and the latter will cause a deficit or deterioration in the capital account. जो interest rate का impact आएगा वो capital account के ऊपर आएगा. So if the Canadian dollar is fixed to USD, the deficit in the US will most likely mean a surplus in the Canada. तो ऐसी सिचुएशन अगर हो जाती है, अगर हम लोग अपना करते हैं तो सो दिस विल पुट अपवर्ड प्रेशर ऑन द कैनेडियन डॉलर, फोर्सिंग द बैंक ऑफ कनाडा टू सेल द कैनेडियन डॉलर टू मेंटेन द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड हेंस इंक्रीज द कैनेडियन मनी सप्लाई. So we see that due to fixed exchange rates, an increase in the US money supply will cause an increase in the Canadian money supply also. So इस तरीके से जब हम पैक करते हैं या फिक्स कर लेते हैं तो एक करेंसी के अंदर जो चीजें होती है वो दूसरी करेंसी को भी इम्पैक्ट करती है. Now, the advantage of flexible rates in allowing independent policy action has been put in different and intriguing way, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम करेंसी एरिया आर्ग्यूमेंट. अच्छा, सो ये जो ऑप्टिमम करेंसी एरिया आर्ग्यूमेंट है ना, इसके ऊपर अभी 3-4 स्लाइड्स हमारी होंगी.
एंड ये आज खत्म नहीं होएगा, तो मैं इसको आपको कल ही कराऊंगी, बिकॉज दिस रिक्वायर्स सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइक फोकस. एक बार में समझ आ जाए तो वेरी गुड, पर अभी मैं इसको नहीं कराऊंगी. आई ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर टुमारो. कल आई डोंट नो, कल नहीं हो पाएगा, शायद परसों खत्म हो जाएगा. So we are right now at this is the last point that we are doing, arguments in favor of exchange rate, and then we need to do these more points. So I think it will take 2 more classes. I'll just stop sharing. Okay, I am taking your attendance, just respond to your roll calls.